आपके बारे में तरह तरह की गलत बातें भी बहुत लिखी गई कि सोनू सूद की कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, इसीलिए वो इस तरह का ढोंग कर रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर, राज्यसभा, सब मेरे पास ऑफर आए थे। आज मैं शायद मिनिस्टर बन के बैठा होता आपके पास अगर आता, तो मुझे नहीं करना हो। लेकिन आज जब बीपीएससी परीक्षा को लेकर बिहारी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पे लाठीचार्ज किया जा रहा है, तो इस कंडीशन में सोनू सूद चुप क्यों हैं? तेलुगु के एक प्रोड्यूसर साहब है जिन्होंने कहा ऐसा कि I don't think all of Mumbai would have slept here. After Pushpa grossed 80 crore on a single day on one Sunday. अगर आप अच्छी फिल्म नहीं बनाएंगे, भाषा कोई भी वो नहीं चलती। ऐसा नहीं कि साउथ की सारी फिल्में चलती हैं। आप देखिए ना, साउथ में बहुत सारी फिल्में नहीं चलती हैं। फिल्म का नाम दबंग। जी। बिहार के अखबारों में ना एक खबर छपती थी कि छेदी सिंह का कैरेक्टर जो है वो पप्पू यादव से प्रेरित है। वो उनसे इंस्पायर्ड नहीं थी, लेकिन पप्पू यादव मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे परिवार जैसे रिश्ते हैं उनके। ज्यादातर आपके सामाजिक कार्यों के ऊपर ही बातचीत की गई है। कभी कोफ्त इस बात को लेकर होती है कि इसकी वजह से जो एक अभिनेता सोनू सूद है वो कहीं बैकफुट पे चला गया है? देखिए, आपकी माँ का काफी योगदान है आपके करियर में। आज जिंदगी का जब इतना खास मोमेंट है आपके लिए कि उस माँ का बेटा आज डायरेक्टर बन गया है, इस मोमेंट में माँ याद आती है? हेलो, हाय, नमस्ते, क्या हाल चाल है आप लोगों का? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफोल्डिंग टैलेंट्स। और आज हमारे साथ हैं सोनू सूद सर। कैसे हैं सर आप? जबरदस्त है, माइंड ब्लोइंग। आज सोनू सूद एक हाउस होल्ड नेम बन गया है जी। आपके बारे में तरह तरह की अच्छी बातें तो लिखी गई, आपके बारे में गलत बातें भी बहुत लिखी गई जी। कि सोनू सूद की कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, इसीलिए वो इस तरह का ढोंग कर रहे हैं कि लोगों की मदद हो रही है। लेकिन फिर वहीं पर खबर आती है कि चेन्नई के किसी ऑटो ड्राइवर के पास ऑटो पहुंच जाता है, बिहार में किसी के पास भैंस और उसके साथ बछड़ा भी पहुंच जाता है, और ये सारी चीजें हुई हैं। इन सब चीजों से कभी आपको आहत होता है कि लोग किस तरह से आपको देखते हैं? मुझे फर्क नहीं पड़ता सर। मुझे वो मेरी माँ हमेशा कहा करती, जिस रास्ते में स्पीड ब्रेकर नहीं वो मंजिल तक नहीं जाता। स्पीड ब्रेकर है तो सही है, जब आप काम करने निकलेंगे तो उंगली तो उठाएंगे लोग, फिर बाद में खुद अपने साथ जुड़ जाएंगे। हमारी फाउंडेशन में भी एक लड़का जुड़ा हुआ है, मुझे 4 साल से हमारे साथ काम करता है। शुभम नाम है उनका, देवास में रहते हैं। तो मैं उसकी बीच में शादी थी, 10 दिन पहले मैं शादी पे गया था उसके अटेंड करने के लिए। तो मैं तो कई बार अपनी बड़ी बड़ी इवेंट छोड़ देता हूँ, पर वो मेरा लड़का काम किया था उसने मेरे साथ गरीबों तक पहुंचने का। तो मैं शादी में गया था, उसने मुझे पहली दफ़ा शादी में सबके सामने बताया कि सर मैं आपको 4 साल से आपके लिए काम करता हूँ, आपके साथ मिलके हम लोग बदलते हैं। मैंने आपको एक चीज़ कभी बताई नहीं। क्या? कैसे जब आपका काम शुरू हुआ ना, तो मेरे को शक हुआ कि यार आप बोलते हैं कि इंजेक्शन पहुंच जाता है, वहाँ पे ये पहुंच जाता है, ये पता नहीं सही है कि नहीं है। तो मैंने भी ऐसा कुछ फर्जी बन के आपकी टीम को ऐसा बोला कि ऐसा ऐसा मेरे को सर बहुत तकलीफ होगी, ऐसा ऐसा है, तो मैं देखता हूँ कि क्या होता है टीम को। कहता 15 मिनट में आपकी टीम का फ़ोन आ गया कि अब बताइए कहाँ पे पहुँच जा रहे हैं, कहाँ पे तकलीफ हुई है, हम लोग करवा देंगे। और आपने अपने बंदे भेज के करवा दिया। तब मुझे लगा कि यार ये मेरे से गलती होगी, और फिर वो जुड़ा, और आज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव मेंबर्स हैं। और ऐसे कई लोग हमारी टीम में आज भी जो कई लोग जुड़े हों, वही थे जिनके पहले सवाल थे कि ये हो रहा है या नहीं होता, या कैसे करते हैं, और जो डे नाइट हमारे साथ बैठ के काम करते हैं। सो मकसद ये है कि हम दूसरों को दिखाने के लिए काम करते हैं कि अपने लिए काम करते हैं। जब मैंने करना शुरू किया तो बड़े लोगों ने बोला कि यार देख, हफ्ते 10 दिन बंद हो जाएगा, अभी पॉलिटिक्स आ रही है, देख पॉलिटिक्स में चले जाएगा। तो मैंने तो बड़े बड़े मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, राज्यसभा, सब मेरे पास ऑफर आए थे। आज मैं शायद मिनिस्टर बन के बैठा होता आपके पास अगर आता, तो मुझे नहीं करना हो, तो मैंने नहीं किया। डिप्टी सीएम का भी ऑफर आया था? ऑफ कोर्स आए थे, सबको पता है। बट मेरे को नहीं करना था। मुझे वो दुनिया कमाल लगती है, पर तैयार नहीं हूँ मैं उस दुनिया में आने के लिए। और आज भी लोग जब 4.5 साल बाद भी घर पे हर रोज़ लोग आते हैं, संडे को 400, 500 लोग लाइन में आते हैं देश भर से, तो किसी ना किसी उम्मीद के कारण आते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि उम्मीद और कोशिश सबसे बड़े शब्द हैं। अगर आपसे किसी को उम्मीद नहीं तो आपका जीवन अधूरा है, और अगर आप किसी के लिए कोशिश नहीं कर सकते तो भी आपका जीवन अधूरा है। तो आप सोचिए ना, हम लोग रोज़ आते हैं यहाँ पे, कितने लोग हैं जो नीचे उम्मीद करते हैं, कितने लोग हैं जो एक नीचे खड़ा हुआ वॉचमैन आपसे उम्मीद करता होगा कि यार ये जा रहा है आज, एक हो सकता है मेरे बच्चे की 1 महीने की फीस भर देगा, या 10 दिन की फीस भर देगा, या मेरे लिए कोई शर्ट उठा के ले आया, या मेरे लिए कुछ ले गया। कितने लोगों को उम्मीद है। जब वो नीचे खड़ा हुआ बंदा वॉचमैन जो आपको रोज सैल्यूट करता है, उसको एक उम्मीद होगी ना आपसे कि यार जाते हो, यार भाई मेरे लिए कुछ बदल सकता है, तब आप पूरे इंसान हो। नहीं तो फिर तो काम तो सारे लोग कर रहे हैं। 164 करोड़ की आबादी है हमारे देश की, तो हम भी उन्हीं में से एक हैं। सोनू, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, और जब मैंने अपने दोस्तों को, अपने जूनियर्स को बताया कि मैं आपका पॉडकास्ट लेने वाला हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप
सोनू सर से ये पूछिएगा कि उन्होंने बिहार के लिए इतना कुछ किया, बिहार के लोगों के लिए इतना कुछ किया, लेकिन आज जब बीपीएससी परीक्षा को लेकर बिहारी छात्र आक्रोश में हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को सुनने के बजाय उन पे लाठीचार्ज किया जा रहा है, उन पे पानी फेंका जा रहा है, तो इस कंडीशन में सोनू सूद चुप क्यों हैं? देखिए मैं क्योंकि थोड़ी भागदौड़ में रहा मेरे से मिस हो गया। मैंने कुछ विजुअल ज़रूर देखे थे जहाँ पे स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज किए गए, दिल दुखता है, पर मुझे पता नहीं था कि एग्जैक्टली हुआ क्या वहाँ पे। मैं थोड़ा मिस ज़रूर कर गया, बट आई वुड लव टू नो लिटिल मोर अबाउट इट। और जो मेरी तरफ से जो भी हो पाया, जिसको भी मैसेज देना पड़ा, जिसको भी अपील देनी पड़ी, मैं हमेशा खड़ा हूँ स्टूडेंट्स के साथ, खड़ा रहूँगा। अगर उनसे कुछ गलती होगी तो उनके साथ मिलकर हाथ की माफ़ी मांगेंगे लोगों से, और गलती नहीं है और अगर मैसेज देना तो वो भी देंगे। तो मेरी तो इच्छा ये है कि जो भी तकलीफ़ में है उसको दूर होनी चाहिए तकलीफ़, और एटलीस्ट कोशिश ज़रूर होनी चाहिए। आई लव टू बी अ वॉइस फॉर देम। और आपने अभी बोला है पॉडकास्ट के बाद मैं रास्ते में ज़रूर उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करूँगा, आपसे भी पूछूंगा, और अगर हुई तो मैं डेफिनेटली अपील करूँगा। आपका ये कहना ही उनके लिए बहुत बड़ी हिम्मत की बात हो जाएगी। सोनू सर इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। जी सर, अभी हाल फिलहाल में इंटरनेट पर एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें तेलुगु के एक प्रोड्यूसर साहब है जिन्होंने कहा ऐसा कि पुष्पा के हिंदी कलेक्शन को देख के बैंड्रा जुहू के जो प्रोड्यूसर है वो रात में सो नहीं पाए होंगे। आप चूंकि दोनों इंडस्ट्री में आप काम कर चुके हैं, और डब की हुई फिल्में तो आज से नहीं हमेशा से चलती है। आपकी फिल्में आई है, रजनी सर की आई, चिरंजीवी सर की आई। आपको लगता है ये जो पैन इंडिया वर्ड जो आ गया है ये कहीं ना कहीं फायदे से ज़्यादा नुकसान कर रहा है इंडस्ट्री का? नहीं, फ़ायदा ही कर रहा है, चल रहा है, देख रहे हैं लोग, देख रहे हैं। अच्छी फिल्में बनाओगे तो चलेंगी, भाषा कोई भी हो क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो पहले भी हिंदी फिल्में बड़ी छोड़ के साउथ की फिल्में की थी जो चली। फिर फिल्म अच्छी होनी चाहिए, मेहनत दिखनी चाहिए फिल्म के अंदर। आप खुद को प्लीज़ करने के लिए फिल्में बनाएंगे तो नहीं चलेगी, जब ऑडियंस के लिए फिल्में बनाएंगे तो चलेंगी। साउथ की फिल्में मैंने इतनी की हैं, इतनी हिट हुई हैं, तो लोगों को पसंद आई हैं और लोगों ने देखी हैं, और आज आप देख भी रहे हैं कि वहाँ की फिल्में इधर के लोग भी पसंद करते हैं। तो पहले भी सैटेलाइट चैनल्स पे भी बहुत देखते थे लोग साउथ की फिल्में। मैंने सारा दिन वही चलती हैं, मैंने इतनी 60-70 फिल्में वहाँ पे की है। सो आइडिया ये है कि अगर आप अच्छी फिल्म नहीं बनाएंगे, भाषा कोई भी वो नहीं चलती। ऐसा नहीं कि साउथ की सारी फिल्में चलती हैं, आप देखिए ना, साउथ में बहुत सारी फिल्में नहीं चलती हैं। अच्छी फिल्म चलेगी, आप उसका हल्ला कितना करते हैं, आवाज़ कितनी करते हैं, वो फ़र्क है। पैन इंडिया तो शब्द है, सारे लोग हर जगह जुड़े हुए हैं, सब लोग सब भाषाएं समझते हैं, देखते हैं, डब्ड होती हैं फिल्में, सब टाइटल्स आती हैं। तो आइडिया ये है कि अगर एक फिल्म चलती है तो इट्स बेटर कि आप अपने फिर बोलते हैं कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और फिर एक बड़ी कमाल की फिल्म बनाइए। आई थिंक गुड फिल्म शुड इंस्पायर यू टू मेक बेटर फिल्म्स। राइट। या सुनो, आपने कमाल की फिल्में की हैं, लेकिन एक फिल्म ऐसा है जिसने आपको बहुत ख्याति दिलवाई। फिल्म का नाम दबंग, और आपका वो किरदार छेदी सिंह का। जी। मुझे याद है कि बिहार के अखबारों में ना एक खबर छपती थी, क्योंकि वहाँ के एक जाने माने बाहुबली थे जो बाद में फिर नेता बन गए, पप्पू यादव नाम है उनका, कि छेदी सिंह का कैरेक्टर जो है वो पप्पू यादव से प्रेरित है। क्या ये सच था या कोरी अफवाह थी ये, या आपने कुछ तैयारी के लिए उनसे बातचीत वगैरह कुछ ऐसा किया था, क्या था? देखिए, जो पप्पू यादव मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे परिवार जैसे रिश्ते हैं उनके। हाँ मुझे तो मेरा इनफैक्ट जो सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है, जो उनकी वाइफ हैं, भाभी हैं, जो पप्पू यादव भाई की सगी सिस्टर हैं। अच्छा। तो मेरा उनसे उस लेवल का रिश्ता। बहुत दफ़ा जब दिल्ली जाता था उनकी गाड़ी भी मुझे लेने आती थी। लेकिन वो उनसे इंस्पायर्ड नहीं थी, उनका जो किरदार इंस्पायर्ड नहीं था। लेकिन वो जो किरदार की पूरी बुनती हुई थी, वो मेरे बिहार के बहुत सारे दोस्त मेरे करीबी रहे। इनफैक्ट कॉलेज के समय पे मेरे जितने दोस्त थे वो बिहार के थे, मेरे रूम पार्टनर्स बिहार के थे, ध्रुव, प्रकाश, ये सब। तो मुझे लोग बोलते थे यार ये शायद बिहारी है, तो मुझे पंजाबी था लेकिन वो बोलते थे बिहारी है पक्का। तो ऐसे ग्रुप्स होते थे, बिहार का ग्रुप, पंजाब का ग्रुप, यूपी का ग्रुप, तो मैं बिहारी ग्रुप के लिए जाना जाता था। तो जो चीज़ें करते थे मैंने वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट की थी कैरेक्टर में। जिस तरह वो बैठता है, जिस तरह वो गमछा रखता है, जिस तरह बात करता था, उसको फोटोग्राफ खिंचाने का बड़ा शौक था ध्रुव प्रकाश को, तो एक फोटोग्राफर कई बार साथ में रखते थे। तो इसलिए वो भैया जी स्माइल वाला किरदार आखिरी मिनट डाला गया और उसको ना मोल्ड किया गया था। पहले वो किरदार बहुत सीरियस था, छेदी सिंह एकदम जो लिखा गया था। मैं कह यार ये मज़ा नहीं आ रहा, फिर मैं थोड़ा सा उसके अंदर ट्विकिंग किया और उसको थोड़ा सा फ़नी बनाया, किरदार को एंटरटेनिंग बनाया, और फिर लोगों को बड़ा पसंद आया।
तो आइडिया ये था कि जो कुछ भी आप देख रहे हो वो रियल कहीं ना कहीं इंसिडेंट्स हैं या कुछ ना कुछ उन्होंने हरकतों की होगी जो मैंने उनके साथ 4 साढ़े 4 साल बिताए इंजीनियरिंग के दौरान, और उसी को मैंने छेदी सिंह के अंदर डाला था। सो जैसे ओपनिंग सीन के अंदर जब वो गाड़ी पे जैसे बैठता है, बिहार वालों का एक बैठने का तरीका होता है, वो उसको यूज़ किया गया। या जैसे वो डांस करता था मुन्नी बदनाम के अंदर, तो जो स्कूटर चलाने वाला वो मेरे अंकल डांस करते हैं इंदौर के अंदर, उससे उनसे इंस्पायर्ड था। पर वो भी बिहार वाले भी ऐसे ही करते हैं, तो वहाँ उनका ये होता है कि भैया रिदम अलग चल रहा है, गाना अलग चल रहा है, पर आइडिया ही वही था कि क्योंकि कुछ कोरियोग्राफी नहीं थी, प्लान नहीं था, तो फारन बोला जो तेरे को करना है कर। तो आई थिंक वो सब चीज़ें डाली गई, तो कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनिक और रियल लगी। मुन्नी बदनाम हुई गाना जो था जी, राइट। आपके करियर में सर गानों का बहुत योगदान रहा है, शायद ये बहुत कम लोगों को पता होगा। आपने एक फिल्म की थी शीशा जी, उसका एक गाना था यार को मैंने सोने ना दिया, वो बहुत फेमस हुआ था उस वक्त में, राइट। आशिक बनाया आपने की बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि ये फिल्म जब बन रही थी, जो आप नॉर्मली कहानी सुनाया जाता है, प्लॉट बताया जाता है, कभी भी गानों से शुरुआत नहीं होती है कि ये गाने हैं। मुझे याद है कि भारतीय सिनेमाई इतिहास में कुछ ही फिल्में ऐसी हैं कि जो कहानी से ज्यादा गानों के लिए प्रचलित हुई, जैसे आशिकी एक फिल्म थी, आशिकी 2 भी आप कह सकते हो। आशिक बनाया आपने ने तो बहुत ही एक अलग ही ट्रेंड शुरू कर दिया। इस फिल्म की क्या यादें हैं सर आपको? सर आशिक बनाया आपने मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं आदित्य दत्त, उन्होंने बनाई थी फिल्म। मुझे कहानी दी गई, मैंने कहा करते हैं साथ में। फिर मैंने जब पढ़ा स्क्रिप्ट, मुझे उतना समझ नहीं आया। मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि यार ये मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई स्क्रिप्ट। पर उनकी पहली फिल्म थी, उन्होंने बोला नहीं यार सोनू तेरे को करना है, दोस्ती में करना है, अपन संभाल लेंगे, टेंशन मत ले, पर मैं तेरे को म्यूज़िक ऐसा दूंगा कि सारी दुनिया याद रखेगी। तो उन्होंने वैसा ही किया। म्यूज़िक जब आया आशिक बनाया आपने का, तो पूरा देश, पूरी दुनिया उस पर झूमी। सो आई थिंक वो एक उसका यूएसपी डेफिनेटली था फिल्म का। बाद में फिल्म भी अच्छी बनी, सब यार दोस्त थे, मैं, इमरान, आदित्य, तो मिलजुल के हम लोगों ने ठीक ठाक फिल्म बना ली। उतना उस समय नॉलेज नहीं था, पर ईमानदारी थी कि यार अच्छी फिल्म बनानी है, तो जो भी कर पाए हम लोग। आई थिंक दैट वाज अ डिसेंट फिल्म, अच्छी लगी लोगों को, म्यूजिक तो अच्छा लगा ही लगा। बिल्कुल। आपने शाहरुख खान साहब के साथ वो फिल्म की थी हैप्पी न्यू ईयर, और मुझे याद है कि जब वो फिल्म आई थी और उसके जो प्रमोशन जब शुरू हुए थे, और आप लोग जब प्रमोशन करने जाते, आप लोगों ने टूर भी किया था, राइट। उस फिल्म को आज आप कैसे देखते हो? शाहरुख खान साहब की वो फिल्म थी और उसमें आपका एक बहुत ही अतरंगी कैरेक्टर था। बहुत अच्छा था। आई थिंक इट वाज वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल एक्सपीरियंस। हैप्पी न्यू ईयर बहुत मज़ा आया। शाहरुख, अभिषेक, दीपिका, फारा, बमन, विवान, सब जितने हमारी पूरी टीम थी, हमने बहुत समय साथ में बिताया, शूट के दौरान भी, ट्रैवल के दौरान भी, वर्ड टूर्स किए, एंड बहुत ध्यान रखा सब ने एक दूसरे का, और एक तरह परिवार की तरह ही हम लोग ट्रैवल किए थे उसमें। और हैप्पी न्यू ईयर डेफिनेटली एक बड़ी स्पेशल फिल्म थी, मुझे बड़ा मज़ा आया। एंड फारा मेरी वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्री में, जिनको कभी भी हम बात कर सकते हैं। एंड शी मेड श्योर कि everyone looked very good और was a very special experience for all. सर फिल्मों का जिक्र हो रहा है, तो मैं जिक्र करना चाहूँगा, आपको जब पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला था जी, और आप उसको एक बैग में रख के घर लाए थे, और जब बैग आपने खोला तो आपने देखा कि उसके 2 टुकड़े हो चुके हैं जी। वो क्या पूरा इंसिडेंट था सर? मेरे को अरुंधति के लिए मिला था फिल्म फेयर अवार्ड्स, और मैं बड़ा एक्साइटेड था। बैग में रख के आए, बैग में घर आए, देखा तो उसको 2 टुकड़े हो गए। मैं कह रही ये क्या हुआ है, अवार्ड टूट गया। मेरे तो एकदम दिल की धड़कनें रुक गई। मैं क्या यार, पहला फिल्म फेयर अवार्ड टूट गया यार। फिर उसको मैंने कैसे भी जोड़ा, उसको कुछ फेविक्विक कुछ लगा के इजोलेशन लगाया, है मेरे घर पे। बट तब तक अवार्ड्स की बड़ी अहमियत लगती थी, अभी नहीं लगती, सच्ची बोलता। मैं बहुत साल टाइम से अवार्ड फंक्शन में गया नहीं हूँ। बट ये है कि आई थिंक आपके रियल अवार्ड्स तब हैं जब आपके लोग आपको फिल्में पसंद करें, और वो अवार्ड कभी टूटते नहीं हैं, वो हमेशा आपकी शेल्फ पे चमकते रहते हैं, या उसकी चमक कभी ख़त्म नहीं होती। थोड़ा सा मैं जब रिसर्च कर रहा था और मैं जब आपके इंटरव्यूज़ वगैरह देख रहा था, तो मैंने पाया कि पिछले 4-5 सालों में आपसे जितनी भी बातचीत की गई है ना, वो ज़्यादातर आपके सामाजिक कार्यों के ऊपर ही बातचीत की गई है, कि आपके जो सोशल वर्क हैं उसके ऊपर ही बातचीत की गई है। एंड इट इज़ वेरी गुड, बातचीत होनी भी चाहिए, क्योंकि वो समाज का हिस्सा हैं आप, और आप समाज को दे रहे हैं। लेकिन कभी कोफ्त इस बात को लेके होती है कि इसकी वजह से जो एक अभिनेता सोनू सूद है, वो कहीं बैकफुट पे चला गया है, उसके क्राफ्ट की कम बात होने लगी है, वो
कभी टीस उठती है उस चीज़ को लेके? नहीं, मुझे नहीं लगता। अभिनेता सोनू सूद हमेशा ही रहेगा। मैं अभी भी कर ही रहा हूँ फिल्म्स, अभी भी ऑफर्स बहुत सारे आते हैं। मैं तो थोड़ा चूज़ी हूँ, हर चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है। लेकिन आपका जो काम है वो आपके अंदर से कोई निकाल नहीं सकता जो आपको आता है चीज़। वो चाहे आप खुद अपने लिए बना के फतेह जैसी फिल्म बना के निकालें या फिर कोई आपसे निकाले या कभी निकाल ना पाए, वो आपके अंदर हमेशा होता है। वो बोलते हैं ना, किसी हुनर तो हर किसी में होता है, किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। छप जाता है। तो अभी आप ने खुद का छपवाना है या फिर इंतज़ार करते नहीं कोई छापेगा। जब फतेह हुई तो मुझे पता था कि मेरे जो दोस्त नागपुर के, मैंने इंजीनियरिंग की थी, जो मेरे साथ शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे, जो मैं शुरू में 3-4 साल के अंदर जो फिल्में की, तो मेरे दोस्त बोलते क्या सोनू यार, तेरे को ना जो तू कर सकता है ना, तेरे को बनाना पड़ेगा। तो मैं बोला हाँ यार बनाएंगे। तब ना उस तरह की पहचान थी ना पहुंच थी। मैं हाँ बनाएंगे, तो पर कहते बनाएगा तू, एक दिन तू खुद के लिए बनाएगा। तो मुझे लगा कि जब फतेह बनाने का आया, सो मुझे लगा कि ये वो दुनिया अभी बनानी है जिसमें मैं अपने आप को देख कर इस शहर में आया था कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिल्म वो हो जब कोई फिल्म मेकर जिनके साथ मैंने काम किया, अरे यार इससे ये निकलवा नहीं पाई, ये कर सकता है। तो बोलते हैं कि कई बार खुद की कलम उठानी पड़ती है और खुद की जो डेस्टिनी है लिखनी पड़ती है। तो फतेह उसी की कोशिश है। लिख तो दी है, अब देखते हैं कि समझ कितने लोगों को आती है। सर अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं ना, एक नया टर्म अभी सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, मोस्ट वायलेंट फिल्म ऑफ इंडिया या मोस्ट वायलेंट फील्ड ऑफ ओटीटी, मोस्ट वायलेंट फिल्म ऑफ मलयालम सिनेमा। जैसे कि अभी एक फिल्म मार्को आई, उससे पहले किल आई थी, एनिमल आई थी। फिल्म को जो इस तरह से कैटेगराइज कर दिया जाता है कि उसकी कहानी पे बातचीत नहीं होती, उसके पीछे की मेहनत की बातचीत नहीं होती, जैसा आपने बताया, इस पे इस तरह के कंपटीशन को कैसे देखते हैं आप सर? अच्छी बात है। आप छाती चौड़ी करके बोलें कि भैया मेरे जैसा कोई नहीं, तो फिर तो बढ़िया बात है। फिर बाद में प्रूव तो करना पड़ेगा थिएटर्स के अंदर। तो देखिए चैलेंज जब आप करते हैं तो उसका फिर आपको भुगतान भी देना पड़ेगा। मैंने किसी को फिल्म दिखाई थी, एक बहुत ही बड़े सिनेमा के, मतलब क्रिटिक नहीं बोलूँगा, ही इज़ नॉट फ्रॉम द फिल्म बैकग्राउंड, बट एक बुरे को बुरा बोलना आता है उसको सामने। मैंने उसको कुछ पोर्शन दिखाए, तो उसने एक वर्ड दिया कि बिगेस्ट एक्शन फिल्म एवर। मेरे लिए ये वो है। सो मैंने बोला कि अगर ये ऑडियंस की सोच रही सो अच्छा है, मेरी पहली फिल्म है, कोशिश रहेगी कि लोगों की भी ऐसी सोच हो। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि लोगों को बताने दो कि हमारी फिल्म को क्या टर्म दिया जाए। तो देखते हैं, जब लोग देखेंगे तो फिर जो टर्म यूज करेंगे फिर हम भी यूज क्योंकि आपने ये कहीं नहीं लिखा है मोस्ट वायलेंट और ये कुछ ऐसा आपने लिखा, लोग लिखते हैं बाकी। इसमें सोल है, मुझे लगता है एक्शन विदाउट इमोशन का फायदा नहीं है, तो इसलिए इमोशन होना बड़ा जरूरी है और दिस फिल्म हैज दैट इमोशन। फतेह एक ऐसी फिल्म है जिससे आपके डायरेक्शन करियर की शुरुआत हो रही है। जब मैंने इसका ट्रेलर देखा तो ट्रेलर की शुरुआत में लिखा आता है इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। तो वो कौन सी सच्ची घटनाएं हैं जिसने आपको प्रेरित किया इस फिल्म को बनाने के लिए? कोविड के दौरान जब बहुत सारे लोग मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, सो उनके साथ साइबर फ्रॉड्स बहुत हो रहे थे कि उनको एक लिंक भेजा जाता था कि अगर आपके किडनी ट्रांसप्लांट्स हैं, लिवर ट्रांसप्लांट्स हैं जो सोनू कराते हैं, आपकी पढ़ाई है, बच्चों की फ़ीस है, या आपको जॉब चाहिए, आप इस लिंक पे दबाएं और आपको जॉब मिल जाएगा। और फिर उनके पैसे निकाल लिए जाते थे। और ये वो तबका था जो बहुत गरीब लोगों का था या नीडी लोग थे, क्योंकि ज़रूरतमंद इंसान ही मुझ तक पहुँचने की कोशिश करता था। और आप सोचिए जो खुद एक ज़रूरतमंद है और जब उसके साथ वो साइबर फ्रॉड होता है तो क्या होता है। उसमें से एक केस ये भी था जो आजकल इंस्टेंट लोन बड़े चलते हैं कि आप एक लिंक दबाएं आपको लोन मिल जाता है, पर जब आप उसको लिंक को दबाते हो तो आपका पूरा का पूरा फ़ोन जो होता है मिरर हो जाता है सामने, और फिर आपकी पिक्चर्स मिरर हो जाती हैं और फिर उसको मॉफ करके वो चीट करते हैं। तो एक ऐसे ही आंध्रा के किसान की एक इंसिडेंट आया था और पंजाब में ऐसा बहुत हो रहा था और फिर उसने सुसाइड कर लिया था उस बंदे ने। एंड मुझे लगा कि हम लोग हर रोज़ साइबर की बात करते हैं, लेकिन उसको एड्रेस कितने लोग कर पाते हैं, और फिर भी वैसे ही फ्रॉड्स होते जा रहे हैं। और करीबन 750 के करीब FIR हमने पूरे इंडिया में दर्ज करवाई थी। और फिर मुझे लगा कि ये कहानी बतानी ज़रूरी है लोगों को कि किस तरह एक आम इंसान जब चीट होता है इस साइबर फ्रॉड से उस पर क्या गुजरता है। मुझे आज तक याद है एक बंदे ने बोला था कि सब जब किसी इंसान की जेब से 2000 रुपये निकलते हैं ना, तो वो 2000 नहीं होते, उसके बच्चों का फ्यूचर होता है, करियर होता है, उसके बच्चों की फ़ीस होती है।
सो वो इनफैक्ट डायलॉग भी है फिल्म के अंदर जो मैंने यूज़ किया था। सो मुझे लगा कि ये आम जनता की जो कहानी है, आम जनता को बतानी ज़रूरी है, और उसी कोशिश की। तो फिर मैंने फतेह लिखनी शुरू की और फिर डायरेक्ट भी की। अभी फिल्म के गाने आने शुरू हुए हैं जी। और हाल फिलहाल में मैंने हनी सिंह का एक गाना सुना, हिटमैन, और आपने एक खूबसूरत सा वीडियो डाला इसके मेकिंग का, जिसमें आप डायरेक्शन करते हुए भी दिखते हो कि ऐसे नहीं, ऐसा शॉट लेना है। और हनी सिंह उसमें कहते हुए दिखे हैं कि 16 साल पहले जब वो मोहाली में म्यूज़िक बनाया करते थे और किसी को उन पर भरोसा नहीं था, तो एक इंसान था जो बॉलीवुड में आकर उनके बारे में बातचीत करता था, उनका नाम था सोनू सूद, और उन्होंने आपको बहुत ही दिल से धन्यवाद बोला है उसमें। हनी सिंह के करियर को कैसे देखते हैं? 16 साल पहले क्या थे और अभी वो जिस मुकाम पे आए हैं? हनी सिंह एक ऐसा जेन्युइन बंदा और जेन्युइनली टैलेंटेड इंसान था जिसको मैंने पहले ही देख लिया था। मैंने कहा यार ये बंदे में दम है यार, बहुत पैशन है उसको, सिर्फ यही सोचता है कि म्यूज़िक कैसे बनाना है, क्या करना है, नहीं करना। और मैं हाल ही मैंने देखा, मुझे याद है उससे मैं हैदराबाद में शूट करता था, रोज़ हर दूसरे दिन भाजी गाना भेजते थे। मैं कई प्रोड्यूसरों को सुना, मैं साउथ वालों को सुनाता, अरे देखो पंजाबी गाना, तो साउथ वाले सर इन साउथ मूवीज़ कैसे लगेगा सर गाना, हिंदी पंजाबी वोंट लुक। मैं कहा सर म्यूज़िक की कोई भाषा नहीं होती, अब लगाओ, समवन हैज़ टू टेक। देखिए भाव के साथ सब लोग बहते हैं। व्हेन यू स्विम अगेंस्ट द टाइड, दैट्स द टाइम यू बिकम समवन डिफरेंट। मैं क्या ट्राई करो, मैंने हिंदी में बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को बोला, किसी को समझ नहीं आया, तो मैं क्या देखना एक दिन आप लोग भागोगे, और वैसा हुआ। ही प्रूव्ड दैट ही वाज सो गुड कि एक दिन लोग उनके पीछे आने शुरू हुए। और जब मैंने हिटमैन बनाना था फतेह के लिए, तो मुझे हनी पाजी का नाम सुना, मैं हनी पाजी फ़ोन किया, मैं पाजी कहता भाई आपने तब मेरे साथ खड़े थे जब कोई नहीं जानता था, हम ऐसा गाना बनाएंगे कि मज़ा आ जाएगा। दुबई में मेरी उनसे उनके घर पे मुलाकात हुई, और उठ के उन्होंने कुछ गाने ऐसे ही अपनी गाड़ी में सुनाने शुरू किए, यार ये गाने बनाए। तो मुझे उसमें गाना ठीक लगा, और मैंने बोला चलो इसको दिमाग लगाते हैं। तो कहता नहीं, आपके लिए गाना नहीं, कहता आपकी जो पिक्चर है वो हॉलीवुड टाइप है, और इसके लिए मैं स्पेशल एक गाना बनाऊंगा। ये मेरा फास्ट फूड है जो मैंने आपको सुनाया, अभी मैं एक गाना बनाऊंगा। तो देन ही डिराइव दैट वर्ड हिटमैन, और उन्हें हिटमैन गाना बनाया। आज वर्ल्ड के टॉप चार्ट्स पे है, ट्रेंडिंग वेरी वेल। एंड आई थिंक वो जो टैलेंट है उस बंदे ने दिखा दिया, और जो 16 साल पुराना रिश्ता था आज लोगों के सामने है। नहीं, वो उससे उस गाने में ना ओल्ड विंटेज हनी सिंह दिखते हैं, वो इंटरनेशनल विलेज वाले ब्राउन रंग और ये सब के दौर का जो हनी सिंह का रियल, हाँ बिल्कुल, या वो दिखता है। क्योंकि पंजाबी भरा इकट्ठे हो गए ना भाई, तो इसलिए तो मजा आना ही था। या राइट। आप मोगा से हो, राइट? मोगा एक छोटी सी जगह है, और आपकी माँ जो थी वो प्रोफेसर थी। आपकी माँ का काफ़ी योगदान है आपके करियर में। फिर वो आपकी फर्स्ट तमिल फिल्म हो जब आपको भाषा का ज्ञान नहीं था, और आपकी मम्मी ने आपको एक किताब भेजी थी, हाउ टू लर्न तमिल। या फिर मोबाइल के ज़माने में भी जब वो आपको चिट्ठियाँ लिखा करती थी, तो शायद आपको पता नहीं था कि उनके जाने के बाद वो चिट्ठियाँ ही ताउम्र आपको रास्ता दिखाने वाली हैं। आज ज़िंदगी का जब इतना ख़ास मोमेंट है आपके लिए कि उस माँ का बेटा आज डायरेक्टर बन गया है, इस मोमेंट में माँ याद आती है? मैं जैसे आपकी गाड़ी होती है ना सर, उसमें घर पे एक ईवी चार्जर होता है, जहाँ पे आप रोज़ जाके चार्ज लगाते हो, और फिर आप गाड़ी चार्ज होती है और आप निकल पड़ते हो अपने काम के लिए। वो माँ के लिए कि वो जो ख़त हैं मेरे लिए वो चार्जर है। मैं जब भी लो फील करता हूँ, मैं उनको पढ़ता हूँ। मेरे लिए पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, आप बात भी करते हो तो हिल जाता है, लेकिन मतलब मुश्किल होता है पढ़ना उसको। मैं आप कनेक्ट तो कर पाते हो कि क्योंकि उनकी जो लाइनें लिखी हुई थी वो ऐसी थी आज जैसे आपसे वो बात कर रहे हैं। आज भी अगर वो पढ़े उसके अंदर वो कहते कि सोनू आई एम नॉट देयर बट आई नो दैट यू हैव अचीव्ड व्हाट यू वांटेड। ये लिखी हुई है? या आई एम नॉट देयर, आई नो। मेरा बेटा उस समय 4 साल का था जब वो गुजरे, तो आई नो ईशान मस्ट हैव ग्रोन आउट टू बी अ गुड बॉय एंड मेकिंग हिज फादर प्राउड। तो मैं हूँ नहीं, लेकिन मैं देख रही हूँ सब होते हुए। सो तो वो एक ऐसा रिश्ता है जो मेरे से सब करवा रहा है, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे राइटिंग ऑफ डायलॉग्स हो, चाहे इमोशन हो, चाहे
गेटिंग कनेक्टेड विद द कॉमन मैन हो, या जो भी मैं कोविड में कर पाया, वो मेरे मदर फादर का बहुत बड़ा योगदान है। एंड आई थिंक उनकी जो कही हुई लाइनें मैं हमेशा दोहराता हूँ हर मंच पे, कि सोनू कभी अपनी ज़िंदगी कलम में दुआओं की स्याही डाल ले, फिर देख तेरा नाम पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखा जाएगा। जो दुआएं होती हैं ना, उसमें बहुत बड़ा असर होता है। या तो सर ये हमारी बातचीत थी। अब वैसे तो लोग ट्वीट करके आपसे मदद लेते हैं। जब उनको पता चला कि आप आने वाले हो तो कुछ ऑडियंस के क्वेश्चंस हैं सर, जो मैं चाहता हूँ मैं आपसे पूछूं सर। अभिषेक 09 है, ये पूछना चाहते हैं कि सोनू सर, फतेह का टीजर देखने के बाद ऐसा लगा कि बॉलीवुड का जॉन विक आ गया है। इतना एक्शन प्लान करने में कितना टाइम लगा? मैंने 3 साल दिए इस फिल्म को। ओके। 1-1.5 साल राइटिंग में, प्रेप में, एडिटिंग में, साउंड डिज़ाइन में। और जब मैंने 3 साल कोई और फिल्में नहीं की, बड़े से बड़े बैनर्स की, टॉप से डायरेक्टर्स की, तो आप सोच लीजिए कि मैंने कुछ तो इसमें डाला होगा। चाहे आप जॉन विक से कंपैरिजन करें या किसी फिल्म से करें, पर उसे कम नहीं होगी, मेरा वादा है आपसे। ओके ओके। जस्सी 123 ये पूछ रहे हैं, सोनू सर मैं मुंबई में बोर हो चुका हूँ, एक सोलो ट्रिप करवा देते तो मज़ा आ जाता। पर जस्सी भाई से पूछो थी जाना कहाँ है तो ट्रिप तो मैं करवा दूंगा, पर डेस्टिनेशन तो बताओ जस्सी भाई, तभी तो यहाँ से 1 2 3 करवाएंगे आपको। आपके जो रिप्लाईज हुआ करते हैं ना जो ट्विटर पे, ऐसे बहुत सारे लोग आपको ट्विटर पे भी लिखते थे और वो बहुत ही चुटीले अंदाज में आप उसका जवाब भी दिया करते थे। आप खुद से ही मतलब मैं खुद ही यूज करता हूँ, खुद आप खुद ही जवाब देता हूँ। राइट। ओके ओके। एक मनीष 78 करके हैं, ये लिख रहे हैं कि सर आपने हिंदी से ज़्यादा साउथ फिल्में करी हैं, तो ये लैंग्वेज आपने सीखी है या डायलॉग रट्टा मार लेते हो? शुरुआत मनीष भाई रट्टा मार के शुरू की थी, फिर धीरे धीरे भाषा आनी शुरू हुई, फिर लोगों के साथ बैठ के सीखना शुरू किया, और फिर एक पैटर्न बन गया कि समझ आ गया था, क्योंकि इतने साल इतनी फिल्में कर ली थी तो पता चल गया था भाषा के बारे में, तो मुश्किल नहीं हुआ। ओके। लास्ट क्वेश्चन है, शुभम करके हैं, ये पूछ रहे हैं आपसे कि हैप्पी न्यू ईयर में जग्गू दादा के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? क्या जग्गू दादा ने बोला आपको झाड़ लगाने? उस समय जग्गू दादा ने झाड़ लगाने शुरू किए नहीं थे, झाड़ लगाने अभी उन्होंने शुरू किए हैं, पर बड़े कमाल हैं। ही इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट एंड रियल एक्टर्स, मैं कहूँगा। मुझे लगता है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारी लाइन में कई बार हमारे दोस्त, हमारे को एक्टर्स, दे स्टार्ट एक्टिंग इवन इफ द कैमरा इज़ नॉट ऑन, एंड समटाइम्स दे आर बेटर एक्टर ऑफ कैमरा देन ऑन कैमरा। सो आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रियल। कई बार हम लोग इतना मेकअप और इतने कैमरे के सामने समय बिता देते हैं, जब कैमरा बंद हो जाता है तो भी हम एक्टिंग ही करते रहते हैं। वो बड़ा डेंजरस स्पेस होता है, एंड आई हैव सीन पीपल डूइंग इन फ्रंट ऑफ अस। वो सैड होता है कि जब आपकी रियल जो लोग होते हैं, जब आप एक बात समझ लीजिए सर, जो आपके साथ स्कूल कॉलेज के दोस्त हैं, अगर आपके साथ आज वो नहीं है तो फिर आपका किरदार बदल चुका है। आज अगर आपके साथ वो जुड़े हुए हैं और आज के पास आज भी उनके पास उतनी ही लिबर्टी है आपको कुछ भी बोलने की, तो आपका कैरेक्टर बदला नहीं है। अगर वो नहीं है तो समझ लीजिए कुछ तो पंगा है, खासकर एक्टिंग वाली दुनिया के अंदर। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत कम लोग हैं जो ऑफ कैमरा भी रियल रहते हैं। स्वीट होना उनमें से अच्छा, आप एक हो। मुझे नहीं पता सर, मेरे लोगों की ओपिनियन होगी मेरे बारे में, वो पता नहीं क्या बोलते होंगे मेरे बारे में, पर अगर लोग कैमरा ऑफ भी आपके साथ वैसे ही आपको गिनते हैं, और किसी की इतनी ताकत होती है जो आपको जानते नहीं, आपके साथ खुल के बात कर पाए ना, तो आप ठीक हो। अगर वो हिचकिचाता है आपसे बात करने में और वो एक डिस्टेंस फील करता है, तो नहीं, तो जो आप वॉल क्रिएट करते हो अपने आसपास, उस वॉल को तोड़ के रखना ज़रूरी है, तभी आप लोगों से जुड़ते रहेंगे। वो मेरा मानना है। जग्गू दादा एक ऐसे इंसान है जो वो वॉल कभी बनने नहीं देते। मुझे लगता है वो खुश रहते हैं, वो उनकी पर्सनैलिटी में दिखता है कि वो सच्चे इंसान हैं, और वैसा होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप ऐसे हैं तो आई थिंक ऊपर वाले की दया है, और अगर आप कैमरे के बिना भी आपकी एक्टिंग चल रही है तो फिर तो ट्रीटमेंट का समय आ गया है। चलिए सर, काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बहुत अच्छा लगा बातचीत भाई। करके। आप बताइए आपका अनुभव कैसा रहा? अच्छा लगा सर। वो कहते हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी। अरे तो सामने देखा अंदर का बिहार भाई आ गया इनका। आ गया। तो अच्छा लगता है भाई, एकदम जब भाइयों से बात होती है तो अच्छा ही लगता है। और बस हमेशा यही कहूँगा कि आप खुश रहो हमेशा, पटना का बोरिंग रोड का नाम चमकाते रहो। अरे और लिट्टी चोखा जिंदाबाद। बस खुश रहें भाई आप। और इसी के साथ मैं भी ये गुजारिश करूंगा कि 10 जनवरी को सिर्फ बिहार ही नहीं, भारत के अलग अलग जगहों से, अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग राज्यों से
लोग जाएं और आपकी और भाई मेहनत मैंने को एक चीज़ देखें। और मैं कभी जिक्र नहीं करता, जब मैंने ये फिल्म बनाई थी, ये लोगों के लिए फिल्म बनाई है, ये लोगों की कहानी बनाई है, और इसके अंदर मैंने जब पहले ही प्लेज किया था कि इस फिल्म की जो भी प्रॉफिट्स होंगे एवरीथिंग विल गो फॉर चैरिटी। हर एक रुपया जो है विल बी फॉर ओल्ड एज होम्स या स्कूल के लिए। हम लोग ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं। सो दैट इज़ द आइडिया कि जब हम बोलते हैं कि हज़ारों करोड़ के हमारे बॉक्स ऑफिस नंबर हैं, तो जाते तो खुद के अकाउंट में, तो इस बार लोगों के अकाउंट में जाने देते हैं। कोशिश करते हैं कि सब मिल के लोगों की फतेह करें। ये बहुत बड़ी बात आपने कही सर। जी। ये जो एक है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है आपने कहीं बोला है या नहीं बोला अभी तक। मैंने उसके बारे में ज़्यादा अभी चर्चा की नहीं, क्योंकि अच्छा। आप ने वो छेड़ा, तो अभी खैर लोगों को पता चल ही जाएगा जब ऑफिशियली हम लोग अनाउंस क्या करेंगे। बात है सर। बट दैट्स द आइडिया, और कोशिश भी जारी। मैं कल ही रात को बात कर रहा था, अभी देखते हैं आज हम लोग फाइनली डिसाइड करेंगे। तो मैंने ये लोगों के लिए फिल्म बनाई थी, लोगों की कहानी से बनाई है, उन्हीं से प्रेरित होकर बनाई है। तो मैं इनफैक्ट कल भी अपने सारे डिस्ट्रीब्यूशन, थिएटर, सब उन लोगों से मीटिंग चल रही थी कि बहुत सारे लोग हैं कई बार देख नहीं पाते। तो मेरी इच्छा है कि पहले दिन जब फिल्म रिलीज़ हो वो एकदम कम प्राइस की हो, जैसे 99 रुपीज़ की टिकट है देश भर के अंदर, कि भैया लोगों की फिल्म, देश के लिए फिल्म। तो मैं उसकी भी कोशिश कर रहा हूँ। आज आप दुआ मानिए कि शायद आज मैं उसको ठीक कर दूँ। अगर वो सब सही होगा तो फिर हर बंदा देख पाएगा फिल्म। बिल्कुल सर, हमारी दुआएं आपके साथ हैं सर, और आप इसी तरह बेहतरीन काम करते रहें सर। आप एक बेहतरीन इंसान हैं, थैंक यू, बेहतरीन कलाकार हैं सर। फिर मुलाकात होगी थैंक यू आपसे सो सर। मच, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके सर। नमस्कार, मैं हूं सोनू सूद। अगर का तो सवाल ही नहीं होता। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगता है और लगता रहेगा, तो इसलिए ज़्यादा सोचिए मत यार, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेहनत करते हैं हमारे भाई लोग, और बाहर भी ऑफिस के अंदर भी खूब मेहनत करते हैं। इधर भी भाई हमारे साउंड वाले भी बड़े कमाल के हैं, कैमरा के पीछे वाले भी भाई सब स्माइल कर रहे हैं। तो खूब मेहनत की जाती है यार, तो इसलिए लाइक सब्सक्राइब तो बनता है ना, कर लो ना यार।